सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। चलिए इसे स्टडी करते हैं। ह्यूमरस के सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर को स्टडी करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो हमें पता होने चाहिए। अगर हम बात करें ह्यूमरस बोन के लोअर एंड की और उसके साथ रेडियस और अल्ना बोन के अपर एंड की, सो वहाँ पे हमारी कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जिनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम इस फ्रैक्चर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सो ह्यूमरस के लोअर एंड पे हमें दो प्रोजेक्शंस, जो दो हमें चीज़ें दिखने को मिलती हैं वो हैं कैपिटुलम एंड द ट्रॉक्लिया। कैपिटुलम जो कि रेडियस के साइड पे होता है एंड अनदर प्रोजेक्शन इज नोन एज ट्रॉक्लिया जो कि अल्ना की साइड में प्रेजेंट होता है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट की हम बात करें, सो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं दिस प्रोजेक्शन, दिस पार्ट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस इज नोन एज द लेटरल एपिकोंडाइल, और इस साइड में मीडियली जो हमें मिलता है दैट इज नोन एज द मीडियल एपिकोंडाइल। पोस्टीरियरली एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ओलिक्रोनॉन फोसा, जिसमें अल्ना का ओलिक्रोनॉन प्रोसेस आके आर्टिकुलेट करता है। नाउ this portion of ulna is known as the coronoid process. Then this is the head of the radius. उसके नीचे neck आता है radius का. So this is the important points that I want to discuss with you. Now let's start. Three bony point relationship. Three bony point relationship एक important relationship है जो अक्सर ह्यूमरस के लोअर एंड के फ्रैक्चर में डिस्टर्ब हो जाती है। इनका रिलेशन अगर चेक करें सो क्लिनिकली हम डायग्नोज अपना मेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। सो अगर हम बात करें एल्बो जॉइंट की, सो एल्बो जॉइंट जब हमारी फ्लेक्स होती है सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इमेजिनरी ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल फॉर्म होता है ये लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल और ओलिक्रोनॉन मिलकर एक इमेजिनरी ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। बट जैसे ही हम एल्बो को कंप्लीट एक्सटेंशन में ले जाते हैं, राइट, ये ट्राइंगल हमारा बनता है फ्लेक्शन में, बट जैसे ही हम अपनी एल्बो को कंप्लीट एक्सटेंशन में ले जाते हैं तो ये तीनों लैंडमार्क्स हमारे स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। वी हैव लेटरल एपिकोंडाइल, ओलिक्रोनॉन एंड देन वी हैव द मीडियल एपिकोंडाइल। Now next is the carrying angle. Carrying angle क्या होता है? Carrying angle एक ऐसा एंगल होता है जो कि एल्बो जॉइंट पर फॉर्म होता है जब हम आर्म की लॉन्ग एक्सिस और फोर आर्म की लॉन्ग एक्सिस को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में ना मिलकर एक एंगल पर आपस में दोनों ज्वाइन करती हैं। एल्बो को जब फ्लेक्स करते हैं ये एंगल डिसअपेयर हो जाता है। नॉर्मली ये कैरिंग एंगल 11 डिग्री होता है मेल्स में और 14 डिग्री होता है फीमेल्स में। एल्बो के अराउंड जो भी इंजरीज होती हैं, वेदर इट इज़ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस और द अपर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, सो उसमें हम ये देखते हैं कि उन इंजरीज में ये एंगल या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फ्रैक्चर है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इससे पहले हमने डिस्कस की, इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्चर। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फ्रैक्चर इन चाइल्डहुड। कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमरस के सर्जिकल नेक की, तो हम देखते हैं कि ओल्डर एज ग्रुप में वो फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। अगर हम शाफ्ट के फ्रैक्चर की बात करें तो वो यंग अडल्ट्स में हम देखते हैं ज़्यादा होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, सो ये हमें बच्चों में, चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करें कि किस तरीके से ये इंजरी सस्टेन होती है, द मेन रीज़न इज़ द फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड। और ऐसा जनरली तब होता है जब बच्चे खेल रहे हैं और खेलते में वो पेड़ों पर चढ़ते हैं या कोई ऊंची वॉल्स हैं उन पर उन्हें क्लाइंब करते हैं एंड somehow they fall down and they fall down in an attitude where elbow is in hyper extension। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एल्बो हाइपर एक्सटेंशन में है और यहाँ पे जब भी फॉल हुआ दिस विल रिजल्ट इनटू सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस।
नाउ ये फ्रैक्चर दो टाइप से हम देखते हैं कि होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट, कि किस तरीके से जो डिस्टल फ्रेगमेंट है हमारी, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रैक्चर होने के बाद ह्यूमरस को अगर हम देखें, सो ये दिस इज द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट एंड जो ह्यूमरस का लोअर एंड है दिस इज द डिस्टल फ्रेगमेंट. सो डिस्टल फ्रेगमेंट अगर एक्सटेंशन में जा रही है then the fracture type is known as the extension type of fracture. बट अगर हमारी डिस्टल फ्रेगमेंट फ्रैक्चर होने के बाद फ्लेक्शन एटीट्यूड में आती है देन द फ्रैक्चर इज नोन एज द फ्लेक्शन टाइप. सो टू टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स हम यहाँ क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट, एक्सटेंशन टाइप एंड फ्लेक्शन टाइप. एक्सटेंशन टाइप इज मच मोर कॉमन देन द फ्लेक्शन टाइप. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करें सो दौल की वजह से होते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें एक्सटेंशन टाइप में जो एटीट्यूड होता है, जैसे मैंने पीछे भी अभी डिस्कस किया था कि फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड किसी ऊंची जगह से, सो दिस विल मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट इन द एक्सटेंशन टाइप ऑफ फ्रैक्चर. बट अगर फॉल किसी और डायरेक्शन में होती है दैट विल रिजल्ट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉल हो रहा है, और यहाँ पे फॉल में क्या हो रहा है कि जो एल्बो है वो डायरेक्टली हिट कर रही है and that will result in the forces which will transmit towards the anterior direction. So flexion type का यहाँ पे fracture होता है. So again extension type of fracture जिसमें distal fragment extension में जा रही है and the flexion type of a fracture जिसमें distal fragment flexion में आ रही है. 80% केसेस में हमें extension type के fracture मिलते हैं and 20% केसेस में flexion type के fractures. Now the displacement. ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो फ्रेगमेंट्स हमारी एक्सटेंशन में जा रही हैं, फ्लेक्शन में जा रही हैं, उसके अलावा भी हम देखते हैं कि उसके साथ में भी कई बार टिल्ट होते हैं, कुछ शिफ्ट होते हैं, कुछ रोटेशन होता है. तो वो किस तरीके से होता है? डिस्टल फ्रेगमेंट हमारी कई डायरेक्शन में मूव कर सकती है, पोस्टीरियर या बैकवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है. ये अगर हमारी डिस्टल फ्रेगमेंट है तो ये पीछे की तरफ पोस्टीरियरली भी क्या होता है, शिफ्ट हो सकती है. पोस्टीरियर और बैकवर्ड टिल्ट भी हो सकता है. टिल्ट को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं लेटरल एक्सरे में, जैसे यहाँ पे ये मैंने रेड मार्क दिखाया है. इफ़ दिस डिस्टल फ्रेगमेंट, ये जो हमें यहाँ दिख रही है राइट, ये अगर फ्रेगमेंट इस तरीके से पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है, जैसे ये रेड मार्क मैंने यहाँ दिखाया है, इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द पोस्टीरियर और द बैकवर्ड टिल्ट. देन वी हैव प्रॉक्सिमल शिफ्ट. प्रॉक्सिमल शिफ्ट तब होता है जब हमारी ये डिस्टल फ्रेगमेंट आगे की तरफ आ जाती है या फिर ये ऊपर की तरफ खिसक जाती है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पीछे के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो रही है राइट, दैन इट इज़ नोन एज द प्रॉक्सिमल शिफ्ट. मीडियल और लैटरल शिफ्ट कैसे होगा? अगर ये फ्रेगमेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगी विल से कि ये लैटरल शिफ्ट है, अगर इस तरफ मूव करती है विल से कि ये हमारा मीडियल शिफ्ट है. सिमिलरली मीडियल टिल्ट भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है हमारे डिस्टल फ्रेगमेंट का. सो दिस इज हाउ यू कैन जज दीज फीचर्स, दीज डिस्प्लेसमेंट्स ऑन दी एक्सरे. सो इसलिए हम पेशेंट को जब भी रिकमेंड करते हैं तो लेटरल व्यू भी रिकमेंड किया जाता है और एपी व्यू भी, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू भी रिकमेंड किया जाता है. नाउ द डायग्नोसिस, कैसे हम अपना डायग्नोस फॉर्म करें? वेरी फर्स्ट थिंग इज हिस्ट्री ऑफ फॉल. पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट हिस्ट्री देगा फॉल की, किस तरीके से फॉल था, आउट स्ट्रेच हैंड था, एक्सटेंशन एटीट्यूड में आया गिरने के बाद या फ्लेक्शन एटीट्यूड में आया एल्बो. एट द सेम टाइम पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी. डिफॉर्मिटी दैट पेशेंट विल हैव एन एटीट्यूड ऑफ स्लाइट फ्लेक्शन एंड पेशेंट विल नॉट बी एबल टू मूव द एल्बो. सो क्लिनिकली हम एक रफ डायग्नोसिस फॉर्म कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम अपना एग्जामिनेशन करेंगे. एग्जामिनेशन में अगर अर्ली प्रेजेंटेशन है, अर्ली प्रेजेंटेशन का मतलब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट कर रहा है उस कंडीशन में जबकि अभी हमारा फ्रैक्चर्ड एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आई है, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें बहुत प्रोनाउंस्ड स्वेलिंग होती है. सो अर्ली प्रेजेंटेशन के केसेस में सिग्निफिकेंट स्वेलिंग अभी नहीं है. सो क्लिनिकल फीचर्स जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा कि कोई पोस्टीरियर प्रोमिनेंस तो नहीं है अनयूजुअल, एल्बो के बैकवर्ड साइड में कोई पोस्टीरियरली हमें कोई प्रोमिनेंस तो नहीं मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन तो ऐसी नहीं है जो हम पाल्पेट कर पा रहे हैं.
एंड लुक फॉर द 3 पॉइंट बोनी रिलेशनशिप, वेदर वो मेंटेन है हमारी या नहीं है। नाउ द लेट प्रेजेंटेशन, अगर पेशेंट हमारे पास लेट आता है उसका मतलब है कि प्रोनाउंस स्वेलिंग है, सो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लिनिकली कुछ भी डायग्नोस करना, बिकॉज वो एरिया इतना स्वेल हो जाता है कि ना तो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन अच्छे से अप्रिशिएट की जा सकती है, ना 3 पॉइंट बोनी रिलेशनशिप को अच्छे से देखा जा सकता है। सो हेयर वी नीड टू लुक फॉर द ब्रेकियल आर्टरी इंजरी, क्योंकि हमारे क्यूबॉइटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी होती है और इस फ्रैक्चर में उसके इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं। सो ब्रेकियल आर्टरी इंजर्ड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट वी हैव टू चेक द रेडियल एंड द अल्नर पल्स। अगर ऊपर से इंजरी है ब्रेकियल आर्टरी में तो अल्नर और रेडियल पल्स कैसी होंगी? स्लो होंगी, स्लगिश होंगी, और दे माइट बी एब्सेंट। एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, इस्चीमिया के 5 पॉइंट्स हमें चेक करने हैं। इस्चीमिया के 5 पॉइंट्स क्या होते हैं? डिक्रीज ब्लड सप्लाई के 5 पॉइंट्स क्या होते हैं? पेशेंट को पेन होगा, वो पार्ट पेल होगा, पेरेस्थीसिया होगा। एट द सेम टाइम वहाँ पे पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि जो मसल्स हैं, जो पेशेंट की मसल्स हैं वहाँ पे पैरालिसिस हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या होगा, हमारा पल्सलेसनेस होगी, पल्स प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज द इंजरी टू द मीडियन और द रेडियल नर्व, क्योंकि अगेन मीडियन रेडियल नर्व हमारा एल्बो से होते हुए नीचे आते हैं, क्यूबॉइटल फोसा के रीजन से ही होते हुए नीचे आते हैं। सो उसमें हमें देखना है, अगर रिस्ट ड्रॉप के साथ पेशेंट आ रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दैट मीन्स रेडियल नर्व इज इंजर्ड। और अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है पॉइंटिंग इंडेक्स के साथ, पॉइंटिंग इंडेक्स क्या है? अगर आपका पेशेंट का जो एल्बो वहाँ पे इंजरी हमें दिख रही है और हम पेशेंट से अगर कहें कि आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, मेक अ फिस्ट, तो क्या होता है, सारी फिंगर्स बंद हो जाती हैं एक्सेप्ट इंडेक्स फिंगर। सो दिस साइन इज नोन एज द पॉइंटिंग इंडेक्स। ये इंडिकेट करता है कि मीडियन नर्व कहीं ना कहीं इंजर्ड है। नाउ कम द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जैसे हमने ये एक्सरे देखे कि उससे हमें पता चल जाएगा एक्सटेंशन टाइप एंड फ्लेक्शन टाइप। इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं और हम इसे देख सकते हैं कि हमारा किस टाइप का फ्रैक्चर है, एंड वी कैन मेक आवर प्रॉपर डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट को हम किस तरह ट्रीटमेंट इस फ्रैक्चर का किया जाएगा, उसके लिए ये चेक करना होगा कि फ्रैक्चर हमारा डिस्प्लेस्ड है या अनडिस्प्लेस्ड है। फ्रैक्चर के बाद जो हमारी फ्रेगमेंट्स हैं वो अपनी जगह से हटी हैं या नहीं हटी हैं। इफ़ इट इज़ एन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, मीन्स फ्रैक्चर के बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हटी हैं, अपनी ही जगह हैं, देन हम क्या करेंगे, अबव एल्बो पीओपी कास्ट में 90 डिग्री पर एल्बो फ्लेक्शन करके, मतलब 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन के साथ 3 वीक्स के लिए इमोबिलाइज कर देंगे। आफ्टर 3 वीक्स विल गो डू अ चेक एक्सरे। अगर सब कुछ ठीक होता है, विल स्टार्ट विद द फिजियोथेरेपी और द लाइट मोबिलाइजेशन और द एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। बट इफ़ द फ्रैक्चर इज डिस्प्लेस्ड, अगर हमारा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स अपनी जगह से हटी हुई हैं, उस केस में हम किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे? सो उस केस में हमें क्लोज रिडक्शन करना होगा, एट द सेम टाइम परकुटेनियस के वायर फिक्सेशन करना होगा। नाउ क्लोज रिडक्शन किस तरीके से करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। और क्लोज रिडक्शन जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर का होता है, ये इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की नीड होती है। इसे किस तरीके से किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, जो एल्बो है उसे 30 to 40 डिग्री पर फ्लेक्स किया जाएगा। फ्लेक्स करने के बाद ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है फॉर 2 मिनट्स। ये जो ट्रैक्शन है इस डायरेक्शन में अगेंस्ट द काउंटर ट्रैक्शन 2 मिनट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। एल्बो को ग्रेजुअली एक्सटेंशन में लाया जाता है और फोर आर्म को धीरे धीरे पूरी तरीके से सुपिनेट किया जाता है। सो एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन आर डन। इसी मैनूवर के टाइम पे ये देखा जाता है कि अगर हमारा प्रॉक्सिमल डिस्प्लेसमेंट है और मीडियल और लैटरल डिस्प्लेसमेंट है तो वो इसके थ्रू ही करेक्ट हो जाता है, राइट। देन कैरिंग एंगल भी एल्बो में
इसी स्टेज में करेक्ट किया जाता है अगर वो डिस्टर्ब होता है। हालांकि कम ही केसेस में डिस्टर्ब होता है, बट अगर डिस्टर्ब है तो इसी स्टेज में उसे करेक्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप इज द फ्लेक्शन इन ट्रैक्शन। फ्लेक्शन इन ट्रैक्शन एंड द प्रेशर ओवर द ओलिक्रोनॉन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पुश विथ थंब में कि किस तरीके से ओलिक्रोनॉन पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। With the thumb on the olecranon presses it forward into flexion। जो हमारा ओलिक्रोनॉन पे थंब रखा गया है वो क्या करता है, जैसे जैसे एल्बो को फ्लेक्स किया जाता है, ट्रैक्शन के साथ साथ एल्बो को फ्लेक्स किया जाएगा, एट द सेम टाइम थंब क्या करेगा, हमारा ओलिक्रोनॉन को अंदर की तरफ पुश करेगा टुवर्ड्स फ्लेक्शन, और एल्बो को धीरे धीरे फ्लेक्शन में लाया जाएगा। While the continuous traction is maintained, और बियॉन्ड 90 डिग्री लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फोर आर्म में ये प्रोसीजर किया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के टाइम पे हमें ये देखना होता है कि रेडियल पल्स प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इस फ्रैक्चर के रिडक्शन में, मींस इस फ्रैक्चर को इसकी सही पोजीशन लाने में कई बार हमारी इंजरी नहीं होती है ब्रेकियल आर्टरी की, बट ड्यूरिंग करेक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग रिडक्शन रेडियल हमारी ब्रेकियल आर्टरी इंजर्ड हो सकती है, इसलिए रेडियल पल्स को थ्रू आउट हमें फील करना होता है। इफ इट इज ऑब्लिटरेटेड ऑन फ्लेक्शन, अगर एल्बो का फ्लेक्शन करने पे, जैसे हम इन स्टेजेस में कर रहे हैं एल्बो का फ्लेक्शन, वो पल्स स्लगिश होती है, स्लो होती है या एब्सेंट होती है, तो हम एल्बो को वापस एक्सटेंड करेंगे जब तक कि पल्स रिटर्न नहीं होती है और पोस्टीरियर स्लैब अप्लाई किया जाता है। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ क्लोज रिडक्शन विच रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ वंस इट इज डन, जो इंटेक्ट पेरियोस्टियम है हमारा, जो बोन की आउटर कवरिंग होती है पेरियोस्टियम, अलॉन्ग विथ ट्राइसेप मसल जो यहाँ प्रेजेंट होती है, वो इंटरनल स्प्लिंट की तरह काम करते हैं एंड दे स्टेबलाइज द रिडक्शन। जो भी हमने रिड्यूस किया है फ्रैक्चर को उनके अलाइनमेंट में हम लाए हैं, सो पेरियोस्टियम और ट्राइसेप उन्हें इंटरनली क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंटरनल स्प्लिंटिंग। इसके बाद पोस्टीरियर स्लैब अप्लाई किया जाता है इस पोजीशन में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं एल्बो फ्लेक्शन पोजीशन में फॉर 3 वीक्स। अगर क्योंकि इस फ्रैक्चर में चांसेस होते हैं कि अक्सर ये फ्रैक्चर स्लिप हो जाता है, मींस जो फ्रेगमेंट है वो अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, हल्का सा हट जाती है। इन दैट केस क्लोज रिडक्शन करने के बाद परकुटेनियस के वायर फिक्स की जाती हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। वंस इट इज फिक्स्ड, वंस इट बिकम स्टिकी, तो फिर क्या किया जाता है, इन के वायर्स को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड, The next method of treatment is open reduction with K-wire fixation. Open reduction हम कब करेंगे? Open reduction means आपने सर्जरी करनी है, ओपन करना है उस एरिया को एंड देन K-wire फिक्स करने हैं। ऐसा करने के लिए हमारी कुछ इंडिकेशंस हैं, तभी हम ये ओपन रिडक्शन करते हैं। द फर्स्ट इज जब हमारा क्लोज रिडक्शन फेल हो जाता है, जो अभी जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है क्लोज रिडक्शन का, अगर वो फेल हो रहा है तो फिर ओपन रिडक्शन किया जाएगा। फ्रैक्चर गेट्स रीडिस्प्लेस्ड आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन के बाद फ्रैक्चर वापस से डिस्प्लेस हो गया तो फिर ओपन रिडक्शन किया जाएगा। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सीवियर होते हैं, सो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्लोज रिडक्शन ना करके डायरेक्टली ओपन रिडक्शन ही किया जाए, सो ऐसे कंडीशन में करेंगे। एंड ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा साथ में ब्रेकियल आर्टरी इंजरी है उसको हमें करेक्ट करना है, सो एट द सेम टाइम क्या होता है, फ्रैक्चर को भी फिर ओपन रिडक्शन के थ्रू ही करेक्ट कर दिया जाता है। सो दीज आर द कंडीशंस। यहाँ पे ओपन करके बोन्स को आपने अलाइनमेंट में लाया जाता है जो हमारी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स होती हैं, और उसके बाद के वायर से उन्हें फिक्स कर दिया जाता है। थर्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस फ्रैक्चर इज द कंटिन्यूअस ट्रैक्शन। कंटिन्यूअस ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, ऐसे केसेस जो कि देर से रिपोर्ट होते हैं, देर से डॉक्टर्स के पास आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिलती है और यहाँ अगर वहाँ पे ओपन वुंड कोई प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में ट्रैक्शन के थ्रू फ्रैक्चर को करेक्ट किया जाता है। ट्रैक्शन के 2 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट इज द स्मिथ ट्रैक्शन। स्मिथ ट्रैक्शन में क्या किया जाता है,
जो के वायर है वो इंसर्ट की जाती है ओलिक्रोनॉन में और फिर उसके थ्रू ट्रैक्शन दिया जाता है। सेकेंड मैथड जो ट्रैक्शन का है इज नोन एज द डनलप्स ट्रैक्शन। इसमें क्या किया जाता है, बिलो एल्बो स्किन ट्रैक्शन दिया जाता है सो दैट्स बोन अपने जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स है वो अपने अलाइनमेंट में आ जाएं एंड वंस वी सी के अलाइनमेंट हो गया है एंड देन वी रिमूव द ट्रैक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। ये अगेन एक ट्रीटमेंट चार्ट है किस तरीके से सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर को ट्रीट किया जाता है। देन आर द कॉम्प्लिकेशंस। इस फ्रैक्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि दिस फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो दीज कॉम्प्लिकेशंस आल्सो मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर और अ सीरियस फ्रैक्चर. So we have divided the complications into three phases: the immediate complications, early complications, and late complications. So let's start with the immediate complications. Immediate complications की बात करें, the first is a brachial artery injury. So injury जब हो जाती है brachial artery को, उसका reason क्या है? Because जो हमारी fracture fragment है वो क्या होता है, उसी एरिया में प्रेजेंट होता है ये फ्रैक्चर जहाँ से ब्रेकियल आर्टरी का रूट होता है, वो आर्म से हमारे फोर आर्म में जारी होती है. सो ऑफन द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर फ्रेगमेंट क्या करती है, वो ब्रेकियल आर्टरी को इंजर्ड कर सकती है. यूजुअली ये शार्प एज होती है हमारी प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट की जो इसे इंजर करती है. डैमेज वेरी करता है फ्रॉम अ सिंपल प्रेशर कि हमारी ब्रेकियल आर्टरी पे प्रेशर है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कुछ डिस्टर्ब हो रही है, टू अ कंप्लीट डिसरप्शन, पूरी तरीके से ब्रेकियल आर्टरी हमारी कट हो जाती है. अक्सर हम देखते हैं कि कोलेट्रल जो सप्लाई होती है, कोलेट्रल जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इनफ होते हैं कि पूरा जो हमारा हैंड है उसको अलाइव रखें, उसकी सप्लाई को मेंटेन कर लें. बट फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर आर्म, उसमें हम देखते हैं कि फोर आर्म की फ्लेक्सर मसल्स ऑफन गो इनटू इस्चीमिया, उनमें अक्सर इस्चीमिक डैमेज हो जाता है विच माइट रिजल्ट इनटू वॉकमैन्स इस्चीमिया और दे माइट लीड टू गैंग्रीन. So this is one of the complications of this fracture. Next is the injury to nerves. अगर नर्व की इंजरी की बात करें, द फर्स्ट इज द रेडियल नर्व जो भी बहुत कॉमनली इस फ्रैक्चर में इंजर्ड होती है. अगर हम रेडियल नर्व का कोर्स देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये नर्व आ रही है. सो ऑफन हमारे जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है उससे ये नर्व डैमेज हो जाती है. देन मीडियन नर्व हम देखते हैं समटाइम्स अफेक्ट होती है और इसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो दिस इज अ कोर्स ऑफ मीडियन नर्व जो कि ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ होता है. ऑफन ब्रेकियल आर्टरी हम देखते हैं इंजर्ड हो जाती है, बट मीडियन नर्व क्योंकि थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है सो वो अक्सर बच जाती है. सो इट इज़ मेनली द रेडियल नर्व जो हम देखते हैं कि कॉमनली इंजर्ड होती है. नाउ कम्स द अर्ली कॉम्प्लिकेशंस. अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में जो एक इम्पॉर्टेंट हमारी कॉम्प्लिकेशन है इट इज़ वॉकमैन्स इस्चीमिया. वॉकमैन्स इस्चीमिया में क्या होता है, जब भी हमारी ब्रेकियल आर्टरी का स्पैज्म होता है, ओक्लूजन होता है, इंजरी होती है, तो जो कोलेट्रल सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है, एक स्पैज्म डेवलप हो जाता है. इट इज़ अ रिफ्लेक्स स्पैज्म. और उसके साथ साथ हम देखते हैं जो हमारी इंट्रोशियस आर्टरी है वो अक्सर हमारा डैमेज हो जाती है. रीज़न बीइंग कि ये एक एंड आर्टरी होती है. एंड आर्टरी है मीन्स इसका कोई एज सच कोलेट्रल नहीं है, आगे इसका कंटिन्यूएशन नहीं है. सो ऊपर से अगर कहीं ब्लॉकेज है, बंद हो रहा है, सो इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है. दिस विल रिजल्ट इन द इस्चीमिया ऑफ द फोर आर्म मसल्स, स्पेशली दोज विच आर सप्लाइड बाय द इंट्रोशियस आर्टरी. And that ischemia, if not corrected timely, will result into the necrosis, which is the death of the tissues. Later ये necrosed जो हमारी muscles होती हैं, they are later replaced by the fibrous tissues. और once fibrous tissues की formation हो जाती है, that will result in the contractures formation, and the condition then is known as the Walkman's ischemic contracture. हालांकि वॉकमैन्स इस्चीमिक कॉन्ट्रैक्चर ये अपने आप में एक कंडीशन है विच इज़ अ सीक्वल टू वॉकमैन्स इस्चीमिया और ये एक लेट कॉम्प्लिकेशन होती है. सो अगर हम अर्ली कॉम्प्लिकेशन की बात करें सो इट इज़ अप टू दिस पॉइंट ओनली, जिसे हम कहते हैं वॉकमैन्स इस्चीमिया. जब भी हमारा स्पैज्म हुआ ब्रेकियल आर्टरी में, रिफ्लेक्स स्पैज्म हुआ कोलेट्रल सर्कुलेशन में, एंड इवेंचुअली क्या होता है फोर आर्म की मसल्स में इस्चीमिया हो गया. Till here the condition is known as Walkman's ischemia.
बट जैसे जैसे ये कंडीशन आगे बढ़ती है, पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है, इस्चीमिया करेक्ट नहीं होता है, लेटर ऑन in late cases it will convert into a contracture which is known as the Walkman's ischemic contracture, जो कि एक लेट कॉम्प्लिकेशन है. सो बेसिकली इसमें होता क्या है वॉकमैन्स इस्चेमिक कंट्रैक्चर में, ये जो एक लेट कॉम्प्लिकेशन है इसे मैं यहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये वॉकमैन्स इस्चीमिया का ही सीक्वल है. इसमें जो हमारी इस्चेमिक मसल्स होती हैं वो ग्रेजुअली फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होती हैं और उसकी वजह से उनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है. ये जो कॉन्ट्रैक्चर होते हैं ये हमारी फिंगर और रिस्ट के फ्लेक्सर मसल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं. अट्रॉफी हो जाती है फोरआर्म मसल्स की, जो नेल्स होते हैं उनमें भी अट्रॉफी हो जाती है. स्किन अगर हम देखेंगे तो वो ड्राई होगी, स्केली होगी, रीजन बीइंग अगेन इस्चीमिया नेक्रोसिस. और मे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे हाइपोएस्थीसिया है या एनेस्थीसिया प्रेजेंट होता है हैंड में. इसका एक क्लासिकल फीचर होता है जिसे हम कहते हैं वी साइन या फिर वॉकमैन साइन. वॉकमैन साइन क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड द फिंगर्स एट द आईपी जॉइंट. इंटरफेलेजल जॉइंट्स पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फिंगर्स हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ये सिर्फ तब होगा जब हमारी रिस्ट फ्लेक्शन में होगी. ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रिस्ट फ्लेक्शन में है और इंटरफेलेजल जॉइंट पे क्या है, एक्सटेंशन है. बट व्हेन द रिस्ट गो इनटू एक्सटेंशन, जब हम रिस्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, इससे फिंगर्स फ्लेक्स एट द आईपी जॉइंट बिकॉज जो हमारी शॉर्ट मसल्स होती हैं, जो टेंडन होती हैं, वो स्ट्रेच करती हैं रिस्ट के फ्रंट साइड पे एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स. सो दिस इज अबाउट द वी साइन, द वॉकमैन्स sign. Now comes the next point, which is the ischemic damage in the muscles supplied by the intraosseous artery. और स्पेशली जो मसल्स हमारी होती हैं वो है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, स्पेशली द हाफ सेक्शन, बिकॉज हाफ सेक्शन इज सप्लाइड बाय द other artery and other half section is supplied by the other artery. So muscle ischemia might result into compartment syndrome also. So एक कॉम्प्लिकेशन और जो डेवलप हो जाएगी यहाँ पे वो होगी कंपार्टमेंट सिंड्रोम. कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि सिवियर पेन है, समटाइम दिस पेन इज सिवियर देन द फ्रैक्चर. पेशेंट अपनी फिंगर्स पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाता है, स्ट्रेच करने पे फोरआर्म मसल्स को पेन होता है और हम देखेंगे कि स्वेलिंग होगी, नमनेस होगा. दिस इज हाउ द forearm look like when there is a compartment syndrome. compartment syndrome अलग से ये टॉपिक पूरा डिटेल में, ये अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, अक्सर फ्रैक्चर के बाद हो जाती है, स्पेशली फोरआर्म और लेग में. इसे अलग से पूरा एक कवर किया है, उसे आप हमारे चैनल पे डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं. यहाँ क्योंकि ये इस फ्रैक्चर का पार्ट है तो इसे इतना डिटेल में कवर नहीं किया है. सो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, ये एक इमरजेंसी होती है हाईएस्ट डिसऑर्डर की, क्योंकि अगर इमरजेंसी में इसे हमने करेक्ट नहीं किया दैट माइट रिजल्ट इनटू द डैमेज टू द नर्व्स, मसल्स एंड द ब्लड वेसल्स जो कि अंदर हमारे हैं. कोई भी स्प्लिंट या बैंडेजिंग अगर वहाँ पे है तो उसे रिमूव करते हैं सो दैट कोई भी कंस्ट्रिक्शन है वो रिमूव हो जाए. फोर आर्म को एलिवेट करेंगे, पेशेंट को एनकरेज करेंगे वो अपनी फिंगर्स को जितना मूव कर सकता है उतना मूव करे. अगर ऐसा करने से इम्प्रूवमेंट आता है पेशेंट की कंडीशन में, स्वेलिंग रिड्यूस होती है, पेन रिड्यूस होता है, बाकी सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, देन इट इज़ फाइन, वही ट्रीटमेंट हम आगे कंटिन्यू करेंगे. बट अगर ऐसा नहीं होता है देन फेशियोटमी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. फेशिया को कट करना पड़ता है सो दैट जो प्रेशर अंदर है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में वो रिलीज हो, एंड वंस इट इज़ डन तो फिर क्या होता है, ग्रेजुअली प्रेशर रिलीज होता है एंड कंडीशन इज देन ट्रीटेड. नाउ कम्स द लेट कॉम्प्लिकेशन. लेट कॉम्प्लिकेशन में द फर्स्ट इज माल यूनियन. इस फ्रैक्चर में अक्सर हम देखते हैं अगर क्लोज रिडक्शन होता है तो जो बोन है वो थोड़ा सा माल अलाइंड होकर जुड़ती हैं, अपने अलाइनमेंट से थोड़ा हटकर जुड़ती हैं और कंडीशन कहलाती है क्यूबाइटस वायरस या फिर गन स्टॉक डिफॉर्मिटी.
ये कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है जब भी हमारा डिस्टल फ्रेगमेंट मीडियली और इंटरनल रोटेशन में टिल्ट हो जाता है, तब ये कॉम्प्लिकेशन होती है। माल यूनियन की रीज़न क्या है? या तो रिडक्शन ही सही तरीके से नहीं हुआ, या फिर जब प्लास्टर था उसके अंदर प्लास्टर लूज होने की वजह से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस कॉम्प्लिकेशन से, माल यूनियन से मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि कोई भी फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं होता है। पेशेंट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एल्बो का मूवमेंट है या जो भी टास्क उसे करनी होती हैं वो ईजिली कर लेता है। इट इज़ जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम। सो कॉस्मेटिकली हम देखते हैं कि जो ये गन स्टॉक डिफॉर्मिटी कहलाती है, उसका रीज़न ये है कि एटीट्यूड हमारे आर्म का, अपर एक्सट्रीमिटी का इस तरीके से हो जाता है विच रिजेंबल्स लाइक अ गन। दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये डिफॉर्मिटी होती है। सो अगर इसे करेक्ट कराना है किसी को, कॉस्मेटिकली वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, देन उसके लिए क्या होता है, करेक्टिव ऑस्टियोटमी की जाती है विच इज़ नोन एज द फ्रेंच ऑस्टियोटमी। नाउ कम द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन विच इज़ मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब फ्रैक्चर हील होता है तो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होती है, ये इसका रीज़न होता है कि जब भी कभी जो हीमेटोमा है फ्रैक्चर के बाद जो फॉर्म होता है, उसमें कई बार क्या होता है, जो ब्लड होता है उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, जो कि एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होने लगती है। और देयर माइट बी मसाज फॉलोइंग फ्रैक्चर। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर मसाज किया जाता है, उसको अननेसेसरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जाता है प्लास्टर कास्ट हटने के बाद, या एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करा दी जाती हैं, दिस विल रिजल्ट इनटू मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। इसमें एक एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन। ये एग्जाम्पल लोअर एक्सट्रीमिटी का है, फीमर बोन के पास ये मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो रहा है। ये एग्जाम्पल यही एल्बो जॉइंट का है कि किस तरीके से ये एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाती है और एक्सरे में किस तरह विजिबल होती है। सो इसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं? अगर हमारा मायोसाइट्स एक्टिव हैं, एक्टिव मीन्स जो बोन मार्जिन्स हैं वो अभी फ्लफी हैं, प्रॉपर तरीके से वो आउटलाइन नहीं है, शार्प उनकी आउटलाइन नहीं है, दैट मीन्स अभी एक्टिव स्टेज है, तो उन्हें विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज हम करेक्ट कर सकते हैं, जॉइंट रेंज पूरी ला सकते हैं। बट अगर पेशेंट लेट रिपोर्ट करता है, मार्जिन्स प्रॉपर सेट हो गए हैं, वेल डिफाइंड है, स्पेशली जो हमारा जो जॉइंट का एरिया है, वो जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है मायोसाइट ने, देन इन दैट केस सर्जरी इज़ ऑफन रिकमेंडेड। वो फिर क्या होता है, उन मायोसाइट्स को रिमूव करना होता है एंड देन फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी, वापस से हमें उसकी रेंज रीगेन करनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रैक्चर, कि किस तरीके से हमने स्टडी किया सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है, कैसे हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।